Hello students, this is Engineer Rajat Sejwani and today we will discuss about the percentage change and reverse percentage. This topic is on page number 199, exercise 8B. इस टॉपिक में हम जो है वो परसेंटेज चेंज के बारे में बात करेंगे कि कोई भी चीज़ कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है और कितने परसेंट डिक्रीज हो रही है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में हमें वैल्यूज मालूम करनी है। पार्ट ए में इंक्रीज 60 बाय 35%। तो हमें यहाँ पे जो है 60 को इंक्रीज करके लिखना है, 35% इंक्रीज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35% इस 60 का निकालेंगे और जो भी 35% निकले, जो भी आंसर आ जाए उसको हम 60 के साथ प्लस कर देंगे। तो 60 जो है वो बढ़ जाएगा 35%। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 60 का 35% निकालेंगे। 35% ऑफ 60, 35% का मतलब है 35 डिवाइड बाय 100। % का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए थे, तो परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100 आउट ऑफ 100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 60, सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके लिए वैल्यू जो आएगी हमारे पास 0 0 में कट हो जाएगा। और अगर मैं 5 का टेबल लगाऊं यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम, 5 का टेबल ऊपर 7 टाइम और नीचे 2 टाइम, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 35% ऑफ द 60 दैट इज इक्वल टू, तो 35% जो 60 का हमारे पास आ गया 21। अब हम इंक्रीज्ड वैल्यू निकालेंगे। इंक्रीज वैल्यू मतलब 60 में अगर हम 21 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 35% इंक्रीज हो जाएगा 60 में। 35% इंक्रीज होकर उसके बाद में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 60 प्लस 21। 60 को 21 के साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये 60 को हमने इंक्रीज करके लिखा है तो 35%। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट सी, डिक्रीज 120 बाय 45%। तो 45% को जो है, जो 120 में 45% 120 का डिक्रीज करके हमें वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम 45% 120 का निकालेंगे। 120 का 45% जो भी आएगा उसको हम इस 120 से माइनस कर देंगे तो 120 से वैल्यू डिक्रीज आ जाएगी 45%। डिक्रीज मतलब माइनस करना, कम करना। ठीक है, तो यहां पे 45% ऑफ 120 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45% का मतलब 45 आउट ऑफ 100 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 120, सेम लिखूंगा यहां पे। अब यहां पे जो है 0 0 में कट जाएगा, जैसे पहले हुआ था 0 0 में कट जाएगा। 5 का टेबल 2 टाइम और यहाँ पे 5 का टेबल 9 टाइम, 9 5 45। तो 2 का टेबल फिर से यहाँ पे 6 टाइम। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, 54 डिवाइड बाय 1 54। तो 54 जो है हमारे पास ये आ जाएगा 45% इसका, 45% 120 का। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज करना है। अगर 120 को डिक्रीज करना है 45%, तो इसको जो 120 में से 54 को माइनस कर देंगे तो 45% जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हेंस डिक्रीज वैल्यू इज इक्वल टू 120 माइनस डिक्रीज वैल्यू हमारे पास है 120 माइनस 54। 54 को जो है 120 में से माइनस करेंगे तो 10 में 4 जाएगा 6, 11 में 5, 11 1 इधर गया, 11 में 5 तो बाकी बचेगा 6। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है डिक्रीज्ड वैल्यू आई है, और 120 का 45% डिक्रीज करके हमने जो वैल्यू लिखी है वो 66 है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट डी। पार्ट डी जो है हमारे पास डिक्रीज 216 बाय 37 होल 1/2%। तो ये परसेंटेज यहाँ पे होल नंबर में दी हुई है, इसलिए मैं खुद कर रहा हूं यहाँ पे, आप देखें। तो 216 को इतने परसेंट डिक्रीज करना है, तो हम सबसे पहले ये परसेंट मालूम करेंगे 216 का, ये जितना भी है 37 होल 1/2, ये वाला परसेंटेज हम मालूम करेंगे। उसके बाद हम जो भी आंसर निकले उसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज आएगा। यही तरीका है पूरा जो हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया है, तो यही तरीका यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 37 होल 1/2% निकालेंगे 216 का। तो 37 होल 1/2% ऑफ
216 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इसको जो है परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। ये जो भी लिखा हुआ है परसेंटेज के आगे जो भी लिखा है उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे और उसके बाद में हम आगे मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो ये यहाँ पर 37 होल 1/2 डिवाइड बाय 100% का, ये परसेंटेज की जगह पे 100 आ गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 216। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे होल नंबर को। तो होल नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो 37 टू द 54, 54 प्लस 1 55, तो ये हो जाएगा 55/2। अच्छा, ये जो है होल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर है उसको ऊपर वाले से प्लस करते हैं। तो 37 टू द 54, 54 प्लस 1 55, 55/2। अच्छा, ये पूरा जो है इससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 216। तो डिवाइड को आपको पता है कैसे करते हैं, अपान वाले नंबर अगर दरमियान में आ जाए, कोई एक भी आ जाए, तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके डिवाइड के आगे वाले रकम को हम उल्टा लिख देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 55/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 और मल्टीप्लाई बाय 216। तो अगर हम 55 मल्टीप्लाई बाय 216, इनको ऊपर वालों को सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 162/200 2 मल्टीप्लाई 100 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16200, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे टेबल लगाएंगे, तो टेबल जब लगाएंगे तो ये यहाँ पे 81 टाइम लगेगा और ये 2020 में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास डिक्रीज जो है हमारे पास आ गया वो 81 आ गया। 81 जो है डिक्रीज आ गया, 37 होल 1/2% इसका कमी जो आई वो 81 आई, 81 वैल्यू आई। अब 81 को जो है इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी। हेंस decreased value 216 माइनस 81, तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 5 और 11 में 8 जाएगा, बाकी बचेगा 3 और 1 यहां पर वापस बचेगा, तो हमारे पास 135 आंसर आ जाएगा। और 135 जो वैल्यू है वो 216 का 37 होल 1/2% डिक्रीज्ड वैल्यू है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, 20% ऑफ अ नंबर इज 17, फाइंड द नंबर। तो 20% जो है किसी भी नंबर का 20% वो 17 है और फाइंड द नंबर हमें मालूम करना है, वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम इस नंबर का जो है एक नंबर हम सपोज करेंगे, वो नंबर है x, और उस x नंबर में का जो है हम 20% हम निकालेंगे, तो वो उसको बराबर कर देंगे 17 से, और जब 20% x का हम निकाल के उसको बराबर करेंगे 17 के, तो उसमें से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम नंबर को सपोज करेंगे, सबसे पहले हम नंबर को सपोज करेंगे, सपोज द नंबर इज x, सपोज द नंबर इज x। सबसे पहले हम नंबर को सपोज करेंगे, उसके बाद में हम 20% ऑफ द नंबर, उस x नंबर का 20% हम निकालेंगे तो 17 आना चाहिए। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन 20% of the number, 20% of x is equal to 17, 20% of x is equal to 17, so find the number। तो हम क्या करेंगे, 20% को 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, x सेम लिखेंगे और 70 लिखेंगे, परसेंट की जगह पे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, x सेम लिखेंगे और 17, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वो नंबर होगा। तो यहां से 0 में कट करेंगे और 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम। अब ये 5 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई x
x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे हम इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 17 5 द 85, hence the number is 85, hence the number is 85. Okay students, now we will discuss about the question number 2 part C. Part C में जो हमारे पास है, the result of a number when increased by 15% that is equal to 161, तो find the number. तो अगर किसी भी नंबर को 15% हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रिजल्ट जो हमारे पास 161 आता है इंक्रीज करने के बाद, तो फाइंड द नंबर. तो हम इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 15% ऑफ किसी भी नंबर का आपको पता है किस तरह से निकालते हैं. सपोज द नंबर इज x नंबर है हमारे पास. तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन 15% इसका जो हम निकाल के 15% ऑफ नंबर इस 15% जो भी आए इसका, उसको हम उसी नंबर के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 161 आएगा. जो नंबर हमारे पास है वो x है. x को इंक्रीज करेंगे, 15% इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज मतलब प्लस करेंगे, ठीक है. 15% x के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आएगा वो 161 आएगा. तो यहां पे हम इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे x प्लस 15% ऑफ x. 15% ऑफ x का मतलब है 15%, का मतलब है डिवाइड बाय 100 अपॉन 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई. x सेम लिखेंगे इधर, x को मैं सेम लिखूंगा, इज इक्वल टू 161. तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 15 अपॉन 100x, 15 अपॉन 100x आगे लिखूंगा करके, ठीक है, इज इक्वल टू 161. अब हम यहां पे जो है हम एलसीएम लेंगे. इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 अपॉन 1 है. हम अपने तरफ से 1 अपॉन 1 लगा सकते हैं. 1 डिवाइड बाय 1 ही होता है, ठीक है. इसको इसके कोएफिशिएंट हम 1 अपॉन 1 लगा के इसको हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हमारी आएगी 100, क्योंकि 1 और 100 की एलसीएम 100 आती है. 100 को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. तो नीचे वाले से जब हम डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाय 1 100, 100 मल्टीप्लाई 1 100x, और 100 डिवाइड बाय 100 1, 115 द 15x इज इक्वल टू 161. तो ये 100 जो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, क्योंकि यहां पे डिवाइड हो रहा है. तो ये हो जाएगा हमारे पास 115x इज इक्वल टू 16100. अब हम इसको जो है यहां पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहां पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16100 अपॉन 115. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 140. ये आप करके देखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 140. तो यहां पे लिखेंगे हेंस द नंबर इज, hence the number is 140. It's an answer. Please have a note. Okay students, now we have the question number 3. An elastic band which is 72 centimeters long is stretched to 90 centimeter. तो हमारे पास एक इलास्टिक बैंड है, रबड़ की तरह, रबड़ जैसे इलास्टिक होता है, तो रबड़ की तरह एक इलास्टिक बैंड है हमारे पास, और वो 72 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, और उसको हम स्ट्रेच करते हैं. उसको स्ट्रेच करते हैं मतलब उसको खींचा गया है, और उसकी जो स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ आ गई वो 90 सेंटीमीटर आ गई. 72 से 90 सेंटीमीटर आ गई. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ. जितनी भी इंक्रीज हुई है लेंथ में, उसकी परसेंटेज हमें निकालनी है. तो आइए हम देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास जो है वो बैंड थी, बैंड की जो है ओरिजिनल लेंथ थी वो है 72 सेंटीमीटर, और उसके बाद में स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ हुई वो
90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ ऑफ बेंच इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। स्ट्रेच्ड लेंथ, स्ट्रेच्ड लेंथ कितनी है? 90 सेंटीमीटर्स। तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी आई? क्योंकि पहले लेंथ इतनी थी और उसके बाद बढ़कर इतनी हो गई, तो इंक्रीज इन लेंथ हमारे पास है, यहां पे लिखेंगे सो इंक्रीज इन लेंथ 90 माइनस 72 सेंटीमीटर्स। 90 में से 72 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज का पता चल जाएगा, कितनी लेंथ हमारी बढ़ी है। तो यहां पर 90 में से जब हम 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर्स। 18 सेंटीमीटर्स जो लेंथ ये बढ़ी है, इंक्रीज आया उसमें। तो अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ हम मालूम करेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुई। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू, कैसे पता चलेगा? 18 सेंटीमीटर जितना इंक्रीज हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जितना भी इंक्रीज हुआ है इंक्रीज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जो हमारे पास वो कितनी है? 72। ये वाली नहीं, ओरिजिनल लेंथ हमें नीचे लिखनी है। 72 मल्टीप्लाई बाय 100%। जितनी भी लेंथ हमारे पास इंक्रीज आई, जितनी लेंथ में, वो ऊपर लिखेंगे, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास जितनी भी है वो नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 का टेबल में डायरेक्टली यहाँ पे लगाता हूँ 4 टाइम, और 4 का टेबल यहाँ पे 100 पे 25 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। 25% हमारे पास इंक्रीज आया है लेंथ में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक टेबल बना हुआ है और ऊपर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। इन सिंगापुर द इंड्यूसेव स्कॉलरशिप इज गिवन आउट टू द टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो है इन सिंगापुर द इंड्यूसेव स्कॉलरशिप इज गिवन आउट टू द टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स। टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई विद इन ईच लेवल एंड स्ट्रीम इन एवरी स्कूल। हर स्कूल में जो है हर लेवल को जो है वो स्कॉलरशिप दी गई। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009। 2008 से लेकर 2009 तक जो है वो इंक्रीज अवार्ड में जो है जो अवार्ड दिया गया उनमें इंक्रीमेंट आई। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ दिस अवार्ड फॉर ईच लेवल इन 2008 एंड 2009। 2008 से लेकर 2009 तक जो है वो टेबल में वैल्यूज शो हो रही हैं। तो ये टेबल बना हुआ है, उसमें नेक्स्ट सबसे पहले जो है ऊपर कॉलम में टॉप 5% वालों को जो है अवार्ड किस तरह से दिया गया। प्राइमरी लेवल वालों को 2008 में $300 दिए गए और 2009 में $500 दिए गए। सेकेंडरी लेवल वालों को टॉप 5% में तो है वो $500 दिए गए 2008 में, और 2009 में हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क मीन्स मालूम करना है ये। अच्छा, नेक्स्ट 5% वालों को जो है प्राइमरी लेवल में $250 दिए गए और 2009 में $350 दिए गए। सेकेंडरी लेवल वालों को $300 एंड $400 दिए गए 2008 और 2009 में। तो हमें इसको यूज करके हमें नीचे वाले दो पार्ट्स के आंसर्स निकालने हैं। तो पहला पार्ट है गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009। ये हमारे पास गिवन है कि 2008 से लेकर 2009 तक जो है 30% इंक्रीज आया फॉर सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन टॉप 5%। टॉप 5% में सेकेंडरी में जो क्वेश्चन मार्क जिस पे लगा हुआ है उसमें उस जो रो में उसमें क्या है कि टॉप 5% में 30% इंक्रीज आया 2008 से लेकर 2009 तक, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5% इन 2009। तो 2008 में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है और आपको परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज्ड वैल्यू 2009 वाली जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे होनी चाहिए वो हमें लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका $500 का 30% अगर हम निकालेंगे तो जो भी आंसर निकले उसको हम $500 से ही प्लस करेंगे तो इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ द अवार्ड इन 2008 में कितनी वैल्यू है, $500। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ अवार्ड इन 2008 $500। ये पार्ट नंबर 1 आप खुद लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो है $500 में इंक्रीज कितनी आई, वो 30% आई। तो हम 30% इसका निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू इंक्रीज इन वैल्यू, ये कितनी है $500। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अवार्ड इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू जो है हमारे पास वो 30% है, 30% ऑफ $500, 30% है $500 का। तो इसका 30% जो निकालेंगे वो हमारे पास है इंक्रीज, जो जितनी होगी वो वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद में हम इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो हमारे पास 2009 में होनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे 30% को हम चेंज करेंगे डिवाइड बाय 100 में, आउट ऑफ 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, और $500 आगे लिखेंगे, ठीक है। $500 आगे लिख के उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 0 को 0 से खत्म कर सकते हैं, यहाँ पे 0 को 2 0 में खत्म, और यहाँ पे 30/1 30 होता है, 30 मल्टीप्लाई 5 अगर करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन वैल्यू जो है हमारे पास $150 आ जाएगी। तो इंक्रीज्ड वैल्यू इन 2009 जो है वो अवार्ड इन 2009 जो मिलना चाहिए उसको, तो वैल्यू ऑफ अवार्ड इन 2009 क्या हो जाएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ अवार्ड इन 2009 इज इक्वल टू $500 में को इससे प्लस कर देंगे, जितनी इंक्रीज आई $500 प्लस 150। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास $650। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है हमारे पास, जो क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है टेबल में, तो उसकी जगह पे 650 आना चाहिए। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में हमारे पास है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5%। तो प्राइमरी स्टूडेंट जो है 1 से लेकर 6 तक जो है 4 इसमें अंदर ही होगा। नेक्स्ट 5% नीचे वाला जो है कॉलम है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ अवार्ड का 2008 से 2009 के दरमियान। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2008 में प्राइमरी जो के सामने लिखा हुआ है $250, और 2009 में जो लिखा हुआ है $350। तो यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ अवार्ड इन 2008, वैल्यू ऑफ अवार्ड इन 2008 दैट इज इक्वल टू $250। तो वैल्यू ऑफ अवार्ड इन 2009 दैट इज इक्वल टू $350। तो 2008 में जो है वैल्यू अवार्ड की जो है $250 थी, और 2009 में जो अवार्ड की वैल्यू $350 थी। तो इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज जो है यहाँ पे देखें, इंक्रीज अगर मालूम करेंगे तो माइनस कर देंगे दोनों को। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अवार्ड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अवार्ड दैट इज इक्वल टू $350 माइनस $250। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $100 का। $100 जो है इंक्रीज आई। अच्छा, उसके बाद में हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज कितना आया, परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड को कितना आया। तो यहां पे लिखेंगे हेंस परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अवार्ड दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 100 जो है ये वाला इंक्रीज आया, 100 इंक्रीज आया, और 250
ये जो 2008 में जो है वैल्यू जो है अवार्ड की थी वो वाली, और 100% फार्मूले के, तो 0 0 में कट करेंगे और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 100 ये 1000 अपॉन 25%, 25 का टेबल इस पे अगर लगाना चाहे 40 टाइम लगेगा, 40% इंक्रीज आया वैल्यू ऑफ द अवार्ड में। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेस फ्रॉम $1,360 टू $1,020। $1,360 में से उसकी प्राइस कम होकर $1,020 हुई है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। तो परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस हमें निकालना है कि कितना परसेंट कम हुई प्राइस, वो निकालना है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फर्स्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस $1,360, और उसके बाद में सेकंड प्राइस जो है वो डिक्रीज प्राइस जो हमारे पास है, जो डिक्रीज होने के बाद जो आई है डिक्रीज्ड, मैं यहां पे लिखा हूं डिक्रीज्ड, वो जो प्राइस है हमारे पास $1,020 हमारे पास आई है। तो हमें ये निकालना है कि कितने परसेंट प्राइस कम हुई। 1360 में से 1020 हो गई, मतलब कम हुई है, कितने परसेंट कम हुई है वो हमें निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन प्राइस। सबसे पहले हम डिक्रीज निकालेंगे, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस दैट इज इक्वल टू 1360 माइनस 1020। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज जो आ जाएगा डॉलर्स में वो 0 में 0 जाएगा 0, 6 में 2 जाएगा 4, और 3 में 0 जाएगा 3, 1 में 1 जाएगा 0। $340 हमारे पास डिक्रीज आया प्राइस में। ठीक है, कि कितना जो है ये यहां पर कितनी प्राइस कम हुई, 340। अब परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, हेंस percentage decrease in price, decrease in price is equal to 340 अपॉन 340 को हम जब अपॉन करेंगे ओरिजिनल प्राइस से, हम पिछले एग्जांपल में हमने ओरिजिनल प्राइस से ही अपॉन किया था, तो ओरिजिनल प्राइस से हम अपॉन करेंगे 1360 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें 0 को 0 से अगर हम काट देंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। तो ये हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस आया है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अ कार वाज बॉट इन 2009। 2009 में एक कार खरीद की गई थी और उसकी जो प्राइस जो थी वो $1,20,000, $1,20,000। इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%। 2010 में उसकी वैल्यू 20% कम हुई। इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%। उसके बाद में 2011 में, 2010 में उसकी वैल्यू 20% कम हुई, मतलब कम रेट हो गया, और 2011 में फिर 10% फिर कम हो गया। और 10% किससे, जितनी 2010 में वैल्यू थी उसका 10%। सबसे पहले 2009 में जो उसने खरीद की थी तो वो जो है 1,20,000 में, तो 2010 में 1,20,000 का 20% कम हुआ, और 2011 में जितना 2010 में वैल्यू थी उसका 10% कम हुआ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ द 2011। 2011 के एंड में हमें कार की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, परचेज प्राइस जो है कार की वो है $1,20,000। ठीक है, और उसके बाद में 20% कम हुआ, उसके बाद में 10% कम हुआ। तो यहां पे लिखेंगे परचेज प्राइस ऑफ द कार, परचेज प्राइस इन 2009 $1,20,000। तो डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज कितनी हुई, 2010 में प्राइस इसकी 20%, डिक्रीज इन प्राइस इन 2010 20% डिक्रीज हुआ, 20% ऑफ
$1,20,000। तो 20% डिक्रीज हुआ, तो इसको जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, 20/100 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और $1,20,000, $1,20,000। तो यहाँ पे 20 में खत्म करेंगे, 20 में खत्म करेंगे, तो यहाँ पे 1200 बच जाएगा और यहाँ पे ऊपर 20 बच जाएगा। तो ये हमारे पास डॉलर्स में वैल्यू आ जाएगी 12 टू द 24, और एक जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो, 24,000 यहाँ पे जो है डिक्रीज हो गई वैल्यू में। 1,20,000 में 20% कम हुआ, मतलब 24,000 जो है कार वो सस्ती हो गई। ठीक है, डिक्रीज्ड वैल्यू इन 2010 में डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, $1,20,000 माइनस $24,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा $96,000। ये हमारे पास 2010 में वैल्यू हो जाएगी कार की। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, 2011 में उसकी जो है 10% फिर से डिक्रीज हो गया इस वैल्यू में। 2010 में जो वैल्यू थी उसका 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन प्राइस इन 2011। यहां से दोबारा से शुरू करेंगे यही स्टेप्स। ठीक है, 2011 के लिए 10% हम मालूम करेंगे इसका। तो डिक्रीज इन प्राइस, नाउ डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज in price in 2011 में हमारे पास डिक्रीज कितना है, 10% ऑफ दिस वन, 10% ऑफ $96,000 का 10% हम निकालेंगे, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय $96,000। तो यहाँ पे 20 में खत्म हो जाएंगे, 20 यहाँ पे जो 20 है ये 20 में खत्म कर देंगे, और ऊपर 10 बचेगा सर, 10/1 मतलब 10 को 960 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास $9,600 आ जाएगा कमी। 2010 में जितनी वैल्यू थी उसमें $9,600 कम हो जाएंगे 2011 में। तो डिक्रीज वैल्यू, फाइनल वैल्यू हम निकालेंगे डिक्रीज्ड वैल्यू, हेंस डिक्रीज्ड वैल्यू जो होगी, अच्छा यही वैल्यू होगी जो वैल्यू एट द एंड ऑफ द 2011। अच्छा, तो यही वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, ये जो वैल्यू डिक्रीज करके जो वैल्यू आ जाएगी वो जो है वो वैल्यू ऑफ द कार आ जाएगी इन 2011। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ कार इन 2011 में जो वैल्यू ऑफ कार हो जाएगी वो डिक्रीज्ड वैल्यू वाली हो जाएगी। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96,000 माइनस 9,600, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 0 0 0, और यहां पे जो है 0 है तो 10 हो जाएगा, 1 कैरी करके 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 8, अच्छा यहाँ पे बचेगा 5 में 9 नहीं जाएगा तो 15 में 9 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे 8 बच जाएगा, 86,400 ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास डिक्रीज होकर, उसके बाद में जो एट द एंड ऑफ जो 2011 जो है वैल्यू ऑफ कार ये वाली हो जाएगी $86,400। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन और बॉयज। 45% स्टूडेंट्स हैं जो क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, वो बॉयज हैं। इफ 135 बॉयज टेक पार्ट इन द कंपटीशन, तो नंबर ऑफ बॉयज हमें पता है वो कंपटीशन में जो हिस्सा ले रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमें मालूम करने हैं कि कितने जो है स्टूडेंट्स टोटल जो है वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास वो x हैं जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, और
45% जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो जो है 45% स्टूडेंट्स हैं वो जो है बॉयज़ हैं। अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज़ भी हमें पता है कितने हैं, 135। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जितने भी हैं एक्स, उसका 45% जो है वो क्या है, बॉयज है। टोटल स्टूडेंट्स का जो है 45% वो बॉयज है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 135 हमारे पास बॉयज हैं। तो हमें क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां से मालूम हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स की जगह पे एक्स लिखा हमने। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 135। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स यहीं पे पड़ा रहे, और ये जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम टेबल वगैरह लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। तो टोटल स्टूडेंट्स आर 300। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में अ हाउस कॉस्ट 30% मोर टुडे देन इट वाज बिल्ट। तो हाउस जो है, एक घर है जिसकी प्राइस है वो 36% ज्यादा है आज, जितना पहले था उससे 36% ज्यादा है। तो हम सपोज करेंगे कि पहले जो था वो एक्स प्राइस थी उसकी, तो एक्स का हम 36% निकाल के और उसको जब हम एक्स के साथ ही प्लस करेंगे तो हमारे पास आज की प्राइस आएगी। और आज की प्राइस इसमें क्वेश्चन में गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज जो है वो $3,33,200 ये प्राइस है। तो उसको हम इसके बराबर कर देंगे प्लस करने के बाद। फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट। तो इसकी प्राइस जो है वो तब मालूम करें जब वो बिल्ड हुआ था, वो वाली प्राइस मालूम करें, पुरानी वाली। तो सपोज करेंगे हम पुरानी प्राइस इसकी एक्स है, और एक्स का जो 36% हम निकाल के और एक्स के साथ ही प्लस करके इसके बराबर कर देंगे $3,33,200 के। तो यहां से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वो वैल्यू जो होगी वो कॉस्ट ऑफ द हाउस व्हेन इट वाज बिल्ट हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ हाउस टुडे जो है वो हमारे पास ये वाली प्राइस गिवन है, और तो सपोज करेंगे हम कॉस्ट ऑफ हाउस व्हेन इट वाज बिल्ट दैट इज x डॉलर्स। तो x डॉलर्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x को जो है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन x को प्लस करेंगे 36% ऑफ x से, 36% ऑफ x से, और उसका जवाब जो हमारे पास प्लस करने के बाद वो जवाब हमारे पास आ जाएगा $3,33,200। तो इसको जब हम प्लस करेंगे और इसको हम सॉल्व करके आगे करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे अपॉन में 100 में, और उसके बाद में ये जो इसको जो है हम एलसीएम वगैरह लेकर इसको जो 100 को इस तरफ मूव करके मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करके और डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का जो है $2,45,000। तो प्राइस घर की जो है जब वो बना था, तैमीर हुआ था, उसकी प्राइस ये वाली हो जाएगी $2,45,000, और आज जो प्राइस है वो $3,33,200 है, और 36% ज्यादा है आज प्राइस। तो पुरानी प्राइस जो है वो कम होगी और अभी वाली प्राइस वो ज्यादा होगी। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके होम टास्क है, DIY डू इट बाय योरसेल्फ। एक्सरसाइज 8B का जो है क्वेश्चंस वही पेज नंबर 199 पे एक्सरसाइज है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट जो है ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का B और D पार्ट ये आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आप लाजमी करेंगे, और ये मैथ्स की कॉपी में ये 10 क्वेश्चन तक जो है इस एक्सरसाइज के लाजमी करने हैं। प्लीज हैव अ नोट। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।